यूरोपियन टूर हो गया, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज भी हो गई, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी हो गया और हर जगह नेपाल को सक्सेस मिली। और अब एक अगला स्टेप, एक ऐसा स्टेप जो बहुत क्रूशल है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ ओडीआई वर्ल्ड कप भी है। जी हाँ, कल से ओडीआई वर्ल्ड कप का वो जो सपना है ना, उसका पहला स्टेप लेने जा रहा है नेपाल। ऐसा नहीं है कि इससे पहले चीजें नहीं सोची थी, लेकिन जब से वेस्ट इंडीज को हराया है, जब से T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है, तो सब कुछ पॉसिबल लगने लगा है और सब कुछ बहुत आसान भी लगने लगा है। सिर्फ एक ही चीज कंडीशन है कि नेपाल जिस तरह से पिछले 5-6 महीनों में खेलता आया है, उसी को बस आगे कंटिन्यू करना है। सो सीडब्ल्यूसी लीग 2 नेपाल वर्सेस यूएसए, जिसमें यूएई की टीम भी है, उससे आगे खेलेगा। लेकिन कल यूएसए के साथ मैच है। और अगर आपने एंड्रयू लेनर्ड के साथ मेरा जो लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू है, अगर आपने वो देखा होगा, तो आपको काफी सारे आइडियाज मिल गए होंगे दोनों टीम के बारे में, इनफैक्ट तीनों टीम्स के बारे में, ग्राउंड के बारे में। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज, कल मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था, लाइव था, वैसे मैं लाइव गया था उनके साथ, लगभग 1 घंटे का लाइव था। तो वो आप जाकर के मेरे यूट्यूब पेज पर, क्रिक टॉक विद फारूक जो यूट्यूब पेज है, उस पर जाकर आप देख सकते हो, जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। यूट्यूब पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी लाइव, और उसमें बहुत डिटेल में और सिर्फ क्रिकेट पर बातें हैं। कोई फिजूल की बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को लेकर बात है। और अगर आप क्रिकेट फैन हैं, स्पेसिफिक क्रिकेट, तो आपको अच्छा लगेगा वो इंटरव्यू। खैर, सो लेट्स मूव अहेड। नेपाल वर्सेस यूएसए, एक तरफ पुबुदु, दूसरी तरफ स्ट्रेट लॉ, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरी टीम्स को जानते हैं। और अब बस कल देखना यह है कि किसको ज्यादा एडवांटेज होने वाला है। बिकॉज अगर आप यूएस की तरफ देखेंगे, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल, वो उस टेबल में दूसरे नंबर पर हैं। वहीं अगर आप नेपाल की तरफ देखेंगे, ओडीआई वाले फैक्टर में थोड़ा सा स्ट्रगल करता आया है नेपाल, और फिलहाल वो 7th पॉइंट पर है। अब उनको ये देखना है किस तरह से यहाँ पर, एक तो आप इस जगह पर खेल रहे हो लगातार, तो आपको पता है वेन्यू कैसा है, किस तरह के मैचेस हैं और किस तरह के पिचेस हैं, आपको आइडिया अच्छा खासा है, तो आप उसका एडवांटेज थोड़ा सा ले सकते हो। अब देखना बस यही होगा कि जिस मोमेंटम के साथ यूएसए आगे बढ़ी है, क्या वो मोमेंटम नेपाल को ब्रेक करेगा, क्या वो नेपाल को रोक देगा, या फिर जिस मोमेंटम के साथ नेपाल आगे बढ़ा है पिछले कुछ मैचेस में, वहां पर कहानी काफी हद तक बदल सकती है। और T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप वाली कहानी भी इसी तरह से आगे बढ़ेगी। खैर, हम एक बार ऑब्वियस सी बात है कि प्लेइंग 11 की तरफ भी देखेंगे कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहां पर कल यूएसए के सामने मैच होगा, वहां पर किस तरह की 11 रहेगी, तो ज्यादा मतलब बेहतर दिखेगी 11। हालांकि वो काफी ऑब्वियस 11 भी है, बहुत लोगों ने अपनी अपनी 11 बनाई होगी, आई एम वेरी श्योर के बहुत लोगों की 11 इस तरह की दिख रही होगी। लेकिन अगर आपकी नहीं होगी, तो आप प्लीज मुझे अपनी 11 और रीजन के साथ, जैसे अगर मेरे पास कुछ प्लेयर्स मैं नहीं रखूंगा इसमें, तो आप क्यों रख रहे होगे, मुझे वो जरूर बताना, ठीक है। तो सबसे पहली नजर जो टीम में किसी की तरफ होगी, वो होगी ओपनर्स की तरफ, जहां पर आसिफ और कुशल बुटेल, जो कि काफी अच्छी टच में दिखे हैं अभी रिसेंट मैचेस में, तो उन पर नजर होगी कि यार आपको एक अच्छा स्टार्ट, अगर पहले बैटिंग मिलती है, एक अच्छा स्टार्ट देकर के टीम को एक अच्छे उस मोमेंटम से कैरी फॉरवर्ड करना है। सो आसिफ और कुशल बुटेल, दो प्लेयर जो आपके ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है, आप ओडीआई खेल रहे हो, तो आप भीम सर्की की तरफ देखोगे, भीम सर्की, रोहित पौडेल, ये दो नाम ओडीआईज में, इनफैक्ट आरिफ भी, अगर मैं अगला नाम लूं, तो आरिफ हो गए, रोहित हो गए और भीम हो गई, इन तीनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होंगी। बिकॉज आपको स्टार्ट मिल गया, अगर बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया, जैसे 100, 200, 115, 170, ऐसा कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया, देन तो फिर काफी हद तक कहानी सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपको स्टार्ट मिलता है 50, 60 इस तरह का स्टार्ट मिलता है, तो उसको आपको आगे लेकर बढ़ना होता है कि भाई 50 रन पर एक विकेट गिरी है, अब जो अगला प्लेयर आएगा उसको कैरी फॉरवर्ड करना, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसको उस तरह का गेम लेकर के आगे बढ़ना है। सो यस, ये तीन प्लेयर काफी क्रूशल होंगे ओडीआईज में। मैं मानता हूं इस बात को कि जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर होते हैं, उन पर काफी जिम्मेदारी होती है, और वाकई वो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं। जैसे आप अगर इंडिया की बात करो, आप, हालांकि एम एस धोनी नीचे आते थे, बट वो काफी टाइम पर जब मिडिल में भी आया करते थे, या फिर आप युवराज सिंह की बात करो, तो जो ऐसे प्लेयर्स हैं ना, युवराज हो गए, आज के टाइम पर श्रेयस अय्यर हो गए, इनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती है। ऊपर वाले प्लेयर थोड़ा फिर भी रिलैक्स होकर खेल जाते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में काफी जिम्मेदारी होती है। सो भीम सर्की हो गए, रोहित पौडेल हो गए और आरिफ हो गए, इन तीनों के ऊपर मुझे लगता है काफी जिम्मेदारियां होंगी। सो मेरी 11 में ये 5 प्लेयर हो गए। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे दीपेंद्र सिंह एरी। हालांकि दीपेंद्र सिंह एरी की तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओडीआईज में लेकर खास करके काफी सारे सवाल उठाते हैं, और कल हमने इस बारे में बात की थी आपको एंड्रयू लेनर्ड से भी, तो उन्होंने भी अपनी राय रखी है। आप अगर सुनना चाहेंगे जाकर सुन सकते हैं। तो मेरी 11 में रहेंगे, और उसका रीजन बहुत ऑब्वियस है कि अभी काफी अच्छी टच में, लास्ट मैच में रन्स भी स्कोर किया था, बॉलिंग और फील्डिंग ऑब्वियसली उनकी टॉप नॉच है। तो आप चाहोगे कि यार आकर के यहाँ भी थोड़ा सा अपना रन्स आगे कंटिन्यू करें, सो
दैट आगे आने वाले मैचेस के लिए वो काफी हद तक कॉन्फिडेंट रहें। उसके बाद आगे बढ़ोगे गुलशन जाप, ही इज इन ट्रिमेंडस टच, और आप चाहोगे कि गुलशन का वो टच जो है उसको यूज करो, और गुलशन विथ बैट एंड बॉल दोनों तरह से आपको हेल्प करे। सो गुलशन ऑब्वियसली विल बी देयर इन द टीम। अब आती है बात अगले पेसर की, बिकॉज गुलशन भी आपको बीच में कुछ ओवर डालते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद सोमपाल कामी, करण केसी। अब देखना ये होगा कि चांसेस, हालांकि मुझे ये लगता है कि सोमपाल और करण में से कोई एक ही खेलेंगे, और मेरी 11 में भी दोनों में से कोई एक ही फिट बैठेंगे। सो अब देखना होगा किसको टीम पिक करती है। उसके बाद नंदन, देन संदीप, और फिर ललित राजवंशी। इस टीम के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास स्पिनर्स भी एम्पल अमाउंट में हो जाते हैं और पेसर भी काफी ठीक ठाक अमाउंट में। जैसे अगर आप इसी 11 को देखोगे, इसमें 3 पेसर आपके पास हो गए, एक नंदन हो गया, एक सोमपाल हो गया, गुलशन भी गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शनल पेसर हो जाते हैं। तो 3-3 आपके पास 2 मेन पेसर, एक ऑप्शनल पेसर हो जाता है। फिर आप अगर स्पिनर्स की तरफ देखते हो तो आपको ललित और संदीप 2 मेन स्पिनर्स आपको दिख जाते हैं, और फिर उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी हो गए, रोहित हो गए, कुशल बुटेल हो गए, वहां भी लाइन काफी लंबी हो जाती है। इनफैक्ट इसमें आरिफ, हालांकि आरिफ उतना यूजुअल दिखते नहीं, बट आरिफ भी यहाँ पर आकर के गेंदबाजी करते हैं, और ही कैन ऑल्सो रोल हिज आर्म, तो वो भी एक आपके बॉलिंग ऑप्शन में ऐड हो जाते हैं। सो ये जो पूरी कहानी है, ये मेरे हिसाब से एक अच्छी 11 दिख रही है। हालांकि आई नो कि आप में से बहुत लोगों के दिमाग में अब तक कुशल मल्ला का नाम आ गया होगा कि यार कुशल मल्ला नहीं है। कुशल मल्ला काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन पर ऐसा लग रहा है कि उनको भी इस बात का एहसास है कि यार वो अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। और सो हो सकता है कि यहाँ पर इतने क्रूशल मैच में टीम शायद ट्राई ना करे, और शायद दे बी लाइक यार रहने देते हैं, हम किसी और को ट्राई करते हैं, और कुशल को हम आगे आने वाले मैचेस में वहां पर देखेंगे। या फिर हो सकता है कि आप सीधा उनको एनपीएल में देखो, देयर इज अ स्लाइट गुड चांस कि आप उनको एक आध मैच में यहाँ पर देख लो, और अगर टीम को बहुत भरोसा हुआ तो हो सकता है कि टीम अपने हिसाब से उनको यूटिलाइज करे और ज्यादा से ज्यादा मैचेस देने की कोशिश करे। सो मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट 11 है, और शायद कुशल को मैं सीधा एनपीएल में ही देखूंगा, या अगर यहाँ पर कहीं बीच में जरूरत पड़ी तो किसी मैचेस में देख सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लगता है कि कुशल वुड रादर बी आउट ऑफ दिस 11। खैर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यस, कप्तान की काफी अच्छे नंबर्स हैं यूएस के अगेंस्ट, तो कप्तान चाहेंगे रोहित पटेल की उसको उसी तरह से कंटिन्यू करें। हिज एवरेज इज 42 अगेंस्ट यूएसए, 350s हैं 7 इनिंग में, विच इज अ वेरी गुड नंबर। सो टीम भी चाहेगी कि यार कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला कैप्टन हो, आगे से बढ़े और अच्छा रन करे, और वो उनका स्टाइल भी ओडीआई वाला है। सो वी वुड वांट कि रोहित जो है वो अपने टिपिकल ओडीआई स्टाइल में रोहित बने और वहां पर जाकर के रन करें। और जैसा मैंने कहा कि जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर होते हैं उन पर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उस जिम्मेदारी को अगर पूरा निभा दिया तो फिर नेपाल को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत होगी नहीं, बिकॉज बॉलिंग अक्सर नेपाल की जो होती है वो काफी बेहतर होती है, बैटिंग जो होती है वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर कल के मैच की बात करें और कल की पिचेस के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने एंड्रू से बात करी थी, बिकॉज आई डोंट रियली नो मच अबाउट दिस पिच, तो एंड्रू से मैंने पूछा कि आपको यहाँ का आइडिया होगा। उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी खेला भी है इस पिच पर, बिकॉज वो पहले यहाँ पर आईसीसी अकेडमी में काम करते हैं। सो आईसीसी अकेडमी के पिच के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ पर हो सकता है कि नेपाल को उतना एज ना मिले, लेकिन जो दुबई स्टेडियम है वहाँ पर नेपाल को थोड़ा सा एज मिलेगा। सो ये बात दिमाग में रखते हुए हो सकता है कि कल वाला जो मैच है उसमें नेपाल थोड़ा सा डोमिनेटिंग दिख सकता है कंसिडरिंग देयर बॉलिंग ऑप्शंस, लेकिन वहीं अगर आप आगे आने वाले मैचेस में देखोगे जो आईसीसी ग्लोबल एकेडमी में है, वहां पर देखना होगा कि किस तरह से उन मैचेस को फेस करता है। जो लोग दुबई में है और जो लोग मुझसे मेरा अपडेट जानना चाह रहे थे, देखो कल वाले मैच में तो मैं मोस्ट प्रोबेबली जाऊंगा, कल वाला मैच मैं कवर करूंगा। उसके आगे जो मैचेस हैं उसमें आई एम लिटिल डाइसी, मैं शायद आईसीसी एकेडमी ना जा पाऊं ड्यू टू सम रीजन। तो कल वाला मैच तो आई विल बी कवरिंग फ्रॉम दी वेन्यू मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह, लेकिन उसके आगे वाले मैचेस में जैसा भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 3 में से एटलीस्ट एक, कल जैसे एंड्रू से ही मैंने ये बात कही कि उन्होंने कहा कि वो लास्ट में आएंगे, बिकॉज अब वो यहाँ पर एज अ कमेंटेटर नहीं है इस पर्टिकुलर सीरीज में, और उन्होंने कहा कि हो सकता है वो 4th मैच जो है नेपाल का उसमें आए वो एज अ फैन, एज ए स्पेक्टेटर वो आए, तो शायद हो सकता है उस मैच में मैं भी पहुंचूं, एज ए स्पेक्टेटर मैं पहुंचूंगा मैं भी उस मैच में, उस मैच में एज अ मीडिया पर्सन नहीं पहुंचूंगा। तो देखते हैं, हो सकता है मीडिया पर्सन ही पहुंचूं और फिर जा, बिकॉज आई रियली वांट टू टॉक टू पीपल ऑल्सो, बिकॉज होता क्या है कि फिर मैं मैच कवर करके अगर हम उधर चले आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के साइड पर तो मिस हो जाता है थोड़ा सा। सो आई वुड वांट कि मैं जो अगर मैं 3 में से किसी एक मैच में पहुंच पाया, फर्स्ट तो इंशाल्लाह पहुंचूंगा, अगर 3 में से किसी एक मैच में पहुंच पाया तो वहां जाकर के
मैं लोगों के बीच में उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करूं और उनसे थोड़ा सा ये करंट सिचुएशन और करंट इंप्रूवमेंट जो नेपाल टीम में है उसको वो किस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा फैन से इंटरेक्शन करके, नेपाल क्रिकेट फैन से थोड़ा इंटरेक्शन करके कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने का। खैर वो तो हमें बाद में पता चलेगा कैसा होता है क्या होता है, बट एट दिस मोमेंट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नेपाल वर्सेस यूएसए एट द दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम एंड वी आर होपिंग के नेपाल पुल ऑफ something similar to what they have been doing in the recent past. So what's your take, what's your 11 like and who are you looking forward to? आपकी नज़र किसकी तरफ है, आपको क्या लगता है कौन एक्स फैक्टर होने वाला है कल वाले मैच में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।